अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट में बात करेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की। ना व्हाट इज़ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया? इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ हेमाटोपोietic progenitors which is caused by acquired oncogenic mutations that impede the differentiation leading to accumulation of immature myeloid blast in the bone marrow। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो लिम्फॉइड ल्यूकीमिया पढ़ा था उसमें लिम्फोब्लास्ट्स की वो हो रही थी एकुमुलेशन हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो बेसिकली ट्यूमर आया ड्यू टू अक्वायर्ड ऑन्कोजेनिक म्यूटेशंस, उसकी वजह से हुआ क्या है, जो हमारे माइलॉइड ब्लास्ट जितने भी हैं एज रिजल्ट उनकी प्रॉपरली डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगी। वो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस साइट्स पे अरेस्ट हो जाएंगे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ये वाले जो सेल्स हैं ये प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये होता है कि हमको ALL और AML दोनों में जो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं वो एकदम मिलते जुलते ही मिलते हैं, क्योंकि ALL में भी इनकी प्रॉपरली नहीं हो रही होती, इनकी प्रॉपरली वही सिक्रीशन नहीं हो रही होती, और AML में भी यही इनकी प्रॉपरली जनरेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि जो इनके प्रिकर्सर्स हैं जो माइलॉइड ब्लास्ट हैं उन वो अकोमोडेट करने लग जाते हैं। तो ये इन्होंने आगे बताया हुआ है कि जो माइलॉइड ब्लास्ट होते हैं दे रिप्लेस द बोन मैरो, एंड जो ब्लास्ट होते हैं दे प्रोड्यूस मैरो फेलियर एंड कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे, एंड न्यूट्रोपिनिया। इसका जो इंसिडेंस देखा जाता है वो ओल्डर एडल्ट्स में यूजली आफ्टर 60 इसका इंसिडेंस देखा जाता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का, लेकिन इट कैन ओकर एट एनी एज। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू WHO जो है उसमें सिर्फ नाम याद रख लेना है क्लासिफिकेशन का। वो नाम ये कि 4 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विद जेनेटिक एपेरेशंस, जिसमें ऑब्वियसली डिफरेंट जेनेटिक एपेरेशंस आई हुई होती हैं, लाइक डिफरेंट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस या लॉस ऑफ क्रोमोसोम या डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशन आई हुई होती है, जो अभी मैं इन डिटेल पढ़ा दूंगा। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विद ये कहते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विद जो आपका ये होता था माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और विद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम लाइक फीचर्स, ये क्लासिफिकेशन है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विच इज थेरेपी रिलेटेड, इफ दैट कुड बी आइदर ड्यू टू कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है। एंड लास्टली वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विच इज़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विच डजेंट कम अंडर दीज 3 क्लासिफिकेशंस, उसको हम फिर इसमें डालते हैं, इस वाली क्लासिफिकेशन में डालते हैं कि इसमें या तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ब्लास्ट सेल्स डिफरेंट होगा, या डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से हमारे पास प्रोजेनेटर सेल्स हैं जिनका एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो रहा है, कि लाइक इज इट अफेक्टिंग मोनोसाइट्स, इज इट अफेक्टिंग एरिथ्रॉइड सेल्स, और इज इट अफेक्टिंग योर मेगा कैरियोसिटिक सेल्स। ये इन्होंने बताया है कि जो लास्ट डिग्री होती है, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इज बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड द लाइनेज ऑफ द ल्यूकीमिक ब्लास्ट। अब पैथोजेनेसिस इसकी ये देखी गई है कि जो ड्राइवर म्यूटेशंस होती हैं विच लीड्स टू एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, वो भी 4 तरह की म्यूटेशंस होती हैं। कौन सी 4 तरह की म्यूटेशंस होती हैं? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस ऑफ जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स विच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज, mutations of those genes which regulate or maintain the epigenome, and lastly a mutation of TP53। ये 4 तरह की म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें जो लास्ट वाली वो तो ऐसा नेम से जैसे कि उसमें P53 की म्यूटेशन हुई है। जो शुरू की 3 है उनमें से क्या क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर में ये याद रखना है, जो मोस्ट कॉमनली देखी जाती है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में, वो ये 2 देखी जाती हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 8 and 21 एंड इन्वर्जन ऑफ द क्रोमोसोम 16। Translocation of between chromosome 8 and 21 leads to mutation in RUNX1 gene, whereas जो inversion होती है क्रोमोसोम 16 की, उससे जो CBFB जीन है उसकी म्यूटेशन या उसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है। इन दोनों का याद रखना होगा, इन दोनों जीन्स की बेसिकली म्यूटेशन होती है, और वो कौन से क्रोमोसोम्स पे लाई करी होती हैं या कौन से क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं। इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम 16 लीड्स टू CBFB जीन डिसरेगुलेशन, एंड ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 8 and 21 लीड्स टू डिसरेगुलेशन ऑफ RUNX1, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपरली जो हमारे माइलॉइड सेल्स हैं उनकी प्रॉपर मेच्योरेशन नहीं हो पाती। एंड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का एक डिफरेंट कह लें एक वेरिएंट होती है, एक सब टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में क्या होता है? एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में बेसिकली ट्रांसलोकेशन हो चुकी होती है बिटवीन क्रोमोसोम 15 and 17, जिसकी वजह से क्या होती है, जो एक फ्यूजन जीन बनती है, वो फ्यूजन जीन कौन से 2 जीन्स के दरमियान बनती है? बिटवीन योर रेटिनॉइड एसिड between your retinoic acid receptor alpha and between your protein known as PML। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा और PML के साथ की बेसिकली फ्यूजन जीन बन जाती है, जो कि एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में देखी जाती है, विच अकर्स ड्यू टू ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 15 and 17। एंड जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया इसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स वो प्रॉपर्ली नहीं डेवलप पूरे होते हैं। एंड इसका मैं क्लिनिकल फीचर्स में बताऊंगा। सिर्फ एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है जिसकी आजकल ट्रीटमेंट देखी गई है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है।
वैसे जितने भी हमारे पास AMLs होते हैं दे कैन नॉट बी प्रॉपरली ट्रीटेड, दे कैन नॉट बी प्रॉपरली क्योर्ड एज आई शुड से, बट दे कैन बी क्या कहते हैं ये टू सम एक्सटेंट। उसमें पेशेंट यही होता है, जब हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो देख लेंगे जो पेशेंट होते हैं वो रिमिशन में आ जाता है। तो ट्रीटमेंट सिर्फ इस प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया की अभी तक आई है। मेन जो क्लास थी जो उसमें से याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर म्यूटेशंस उसमें से याद रखनी है, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 8 एंड 21, इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम 16 एंड RUNX1 CBFB जीन्स के नाम याद रख लेना है। और जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया उस केस में अगर ये फ्यूजन जीन का नाम नहीं याद होता तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसमें ट्रांसलोकेशन होती है बिटवीन क्रोमोसोम 15 एंड 17। देन कम्स योर म्यूटेशंस विच आर एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें हमारे पास जो कॉमनली आ जाती है जो हम थर्ड ईयर से पढ़े जा रहे हैं वो आती है रैस के अलावा अगर हम एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया की ही बात करें तो प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में ये देखा जाता है कि उस केस में FLT3 जीन की म्यूटेशन आ जाती है, जिसका वही काम होता है कि वो सेलुलर प्रोलिफरेशन कॉज कराता है। देन कम्स योर म्यूटेशंस ऑफ दोज जीन्स विच रेगुलेट और मेंटेन द एपीजीनोम, इसमें हमारे पास आ जाती हैं आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज की जीन्स IDH1 एंड IDH2, बस यही याद रखना था इसमें। एंड लास्ट इज़ योर TP53। अब मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, the diagnosis of AML, it is based upon the presence of at least 20% myeloid blasts in the bone marrow। ये याद रखना होगा, जो माइलोब्लास्ट होते हैं दे हैव डेलिकेट न्यूक्लियोक्रोमेटिन 2 to 4 न्यूक्लियोलाई एंड दे हैव मोर वॉल्यूम इन द साइटोप्लाज्म देन द लिम्फोब्लास्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, जो हमने उनकी मॉर्फोलॉजी में 4 जो फीचर्स हमने याद रखने थे विच वर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन लिम्फोब्लास्ट एंड योर माइलोब्लास्ट। ये हम देख सकते हैं फिगर में भी कि ये हमारे पास माइलोब्लास्ट एंड वी कैन सी कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा वॉल्यूमिनस है कंपेयर टू लिम्फोब्लास्ट, जिसमें जो साइटोप्लाज्म था वो बहुत स्केंटी था। और इसमें हमको 2 to 4 न्यूक्लियाई भी नज़र आते हैं और इसका भी हम न्यूक्लियस देख सकते हैं कि इट हैज़ डेलिकेट न्यूक्लियोक्रोमेटिन। और जो साइटोप्लाज्म होता है इसका माइलोब्लास्ट का, इट कंटेन्स फाइन परऑक्सीडेज पॉजिटिव एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। हमने ये भी पढ़ा था डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं माइलोब्लास्ट में, लिम्फोब्लास्ट में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। और रॉड्स का नाम याद रखना होगा, और रॉड्स दीज आर बेसिकली डिस्टिंक्टिव नीडल लाइक एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ योर माइलोब्लास्ट सेल्स। तो और रॉड्स याद रखनी है, एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स का याद रखना है, एंड ये याद रखना है कि माइलोब्लास्ट हैव मोर वॉल्यूम इन साइटोप्लाज्म कंपेयर टू लिम्फोब्लास्ट। और अगर हम मोनोब्लास्ट की बात करें कि वही माइलोब्लास्ट से अगर वो मोनोसाइट्स वाली लाइनेज है उनको अफेक्ट कर रहा है, तो मोनोब्लास्ट की इन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई। मोनोब्लास्ट होते हैं दे हैव फोल्डेड और लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई विच लैक्स और रॉड्स एंड इट इज़ क्या कहते हैं पॉजिटिव फॉर नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखना होगा कि जो मोनोब्लास्ट होते हैं दे आर पॉजिटिव फॉर नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस एंड दे डू नॉट हैव और रॉड्स। ये नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस का बेसिकली एंजाइम है या कह लें एक स्टेन है जिसके थ्रू हम वो मोनोब्लास्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो AML हो रहा है दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द लाइनेज ऑफ योर मोनोब्लास्टिक सेल्स। जो ब्लास्ट होते हैं दे मे बी मोर देन 1 lakh per millimeter cube और दे कैन बी अंडर 10,000 टू सॉरी जो ब्लास्ट होते हैं जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखें तो ये देखा जाता है कि दे कैन बी मोर देन 1 lakh per millimeter cube। ये हमको इसके वो याद रखने होंगे, यूनिट्स याद रखने होंगे। बट यूजली 50% पेशेंट्स में, हाफ ऑफ द पेशेंट्स में हमको क्या मिलते हैं जो ब्लास्ट होते हैं दे आर यूजली अंडर 10,000 millimeter cube। एंड कभी कभी ओकेजनली क्या नज़र आते हैं जो ब्लास्ट होते हैं दे आर इंटायरली एब्सेंट फ्रॉम द ब्लड, जिसको हम कहते हैं ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया। इसीलिए इसकी डायग्नोसिस ऑफ क्या कहते हैं डेफिनेटिव प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ AML के लिए हमने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एटलीस्ट 20% माइलॉइड ब्लास्ट हमको नज़र आने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं नज़र आते एंड हाफ ऑफ द पेशेंट्स में क्या होता है हमको लेस देन 10,000 नज़र आ रहे होते हैं। तो 20% ऑफ माइलॉइड ब्लास्ट हैं, दिस इज योर डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अगर हम इम्यूनोफिनोटाइप की बात करें तो इम्यूनोफिनोटाइप इसमें यही है, एक स्टेन था जो हमने पीछे पढ़ा था लिम्फोब्लास्ट में जो नेगेटिव था वो है माइलोपेरोक्सीडेज। एक ही इसमें स्टेन याद रखना होगा कि जो माइलोपेरोक्सीडेज होता है इट इज़ पॉजिटिव, उस स्टेन के थ्रू, उस इम्यूनो स्टेन के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अलग से अगर आपने और नाम याद रखने हो किसी ने, किसी डिस्टिंक्शन होल्डर ने, तो CD34 एंड CD33 याद रखा जा सकता है। लेकिन अगर ये ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, माइलोपेरोक्सीडेज लेकिन हर हाल में याद रखना होगा कि इट इज़ पॉजिटिव, वो हम इम्यूनोस्टेन यूज़ करते हैं। साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो हमको कैरियोटाइपिक एबरेशंस मिलती हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द माइलॉइड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, जो यंगर इंडिविजुअल्स में कभी कभी आता है जो कि डिनोवो अराइज करता है,
जो कि इस वाली क्लासिफिकेशन में लाइक करता है, उसमें कौन सी जेनेटिक एबेरेशंस आती हैं, वही जो मैंने पीछे पढ़ाई थी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 8 एंड 21, इन्वर्जन ऑफ 16, या ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 15 एंड बिटवीन 15 एंड 17। जो थेरेपी रिलेटेड एंड माइलॉइड क्या कहते थे इसको, थेरेपी रिलेटेड, और जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, यस, जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से रिलेटेड जो था एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, उसमें ये देखा जाता है कि उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें जो जेनेटिक एबेरेशंस आई होती हैं या जो कैरियोटाइपिक एबेरेशंस सॉरी आई शुड से आई हुई होती हैं, उसमें ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स 5 होते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर 7 होते हैं, उनकी या तो डिलीशन हो चुकी होती है या उनकी मोनोसोमीज हो चुकी होती हैं। एंड लास्टली जो हमारे पास ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं, जिन ओल्डर इंडिविजुअल्स में यही जेनेटिक एबेरेशंस वाला जो आ रहा होता है, उसमें यही देखा जाता है कि देयर इज़ डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5q और 7q, एंड समटाइम्स वही जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि ट्रांसलोकेशन, ये वाली जेनेटिक म्यूटेशंस हमको मिल रही होती हैं। बेसिकली इस पैराग्राफ से जो साइटोजेनेटिक्स है, इससे याद रखना है कि अगर यंगर इंडिविजुअल्स में हो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, तो ये वाली हमको क्रोमोसोमल एबेरेशंस मिलती हैं या ये वाली कैरियोटाइप हमको मिलती है। अगर ओल्डर इंडिविजुअल्स हो तो उसमें हमको यही मिलती है, साथ में हमको 5q एंड 7q का लॉस मिलता है। अगर वो AML है विच इज़ फॉलोड बाय माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और इट इज़ ड्यू टू थेरेपी रिलेटेड, तो उसमें हमको क्रोमोसोम 5 एंड क्रोमोसोम 7 की डिलीशन एंड मोनोसोमी मिलती है। एंड ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया विच इज़ ड्यू टू माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या ड्यू टू थेरेपी रिलेटेड, इट लैक्स क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, उन वाले में क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन नहीं होती, एक्सेप्ट एक की हमारे पास एक एक्सेप्शन है। वो एक एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल को टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर की थेरेपी से ट्रीट किया गया तो उनमें हमको क्रोमोसोम 11 की ट्रांसलोकेशन मिलती है, वरना कोई ट्रांसलोकेशन नहीं मिलती। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो पेशेंट होता है, इट ही और शी प्रेजेंट्स विद इन वीक्स और अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वही एनीमिया जो हमको ALL में मिल रही थी, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बट उसकी वजह से फटीग होगा, फीवर होगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से स्पॉन्टेनियस म्यूकोजल क्यूटेनियस ब्लीडिंग होगी। आगे उन्होंने यही बताया हुआ कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से अगर या अगर मेगा कैरियोसाइट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, तो किस तरह के हमको हमारी सारी वही ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं कि क्यूटेनियस स्किन के लेवल पे पैची मिलेगी, एक्कीमोसिस मिलेगा, सिरोजा में हेमरेज मिलेंगे, क्या कहते हैं म्यूकोजल हेमरेजेस मिलेंगे। एंड ये देखा गया जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है वो इस हेमरेजेस को, इस ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ को फर्दर एक्सैसरबेट कर देता है, क्योंकि उसमें प्रोकोगुलेंट्स और फाइब्रिनोलिटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। लास्टली इन्फेक्शन को वही न्यूट्रोपीनिया के जैसे क्या क्या इन्फेक्शन होगा, इसके थ्रू इन बेसिकली सिम्टम्स के थ्रू हम केस को डायग्नोज कर सकते हैं, स्पेशली MCQs में कि इन्फेक्शन हमको मिलेंगे जिनको AML होगा, उनमें हमको ये मिलेगा कि ओरल कैविटी के, स्किन के, लंग्स के, किडनीज़ के, यूरिनरी ब्लैडर के, कोलोन के इन्फेक्शन मिलेंगे। क्यों इन्फेक्शन मिलेंगे? ड्यू टू न्यूट्रोपीनिया। एंड ये देखा गया कि इसकी यूजली प्रेजेंटेशन किस तरह होती है, इट प्रेजेंट्स एज अ लोकलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू मैस विच इज़ नोन एज माइलोब्लास्टोमा और क्लोरोमा और माइलॉइड सार्कोमा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें या प्रोग्नोसिस की इसकी अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि जो 60% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं दे अचीव कंप्लीट रिमिशन विद कीमोथेरेपी। इसको हम अभी तक क्योर नहीं कर सकते, हम ALL को तो क्योर कर सकते थे, इसको क्योर नहीं कर सकते। विद कीमोथेरेपी, विद एग्रेसिव कीमोथेरेपी 60% ऑफ द पेशेंट्स दे अचीव रिमिशंस एंड 15 to 30% ऑफ देम कैन रिमेन फ्री ऑफ द डिजीज़ फॉर 5 years। जो प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया था वो मैंने कहा था क्लिनिकल फीचर में बताऊंगा, उसमें हमने पढ़ी थी कौन सी फ्यूजन जीन्स, कौन सी जीन्स की फ्यूजन बन रही थी। एज ए रिजल्ट उसको हम ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या आर्सेनिक सॉल्ट्स के थ्रू क्योर कर सकते हैं कि मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स हैव बीन क्योर्ड। वैसे किस तरह क्योर करते हैं हम एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया को? वही कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा केस हो जिसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो, उनको हम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड हम कभी कभी अगर IDH की म्यूटेशन प्रेजेंट मिली है तो उसके इनहिबिटर्स दे सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। आई होप PhD समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।